अब हम लोग प्रारंभ करेंगे फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चलता है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चलता है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। फ्रांस की क्रांति एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप को पूरे तरीके से बदल दिया था। 1789 से 1799 तक चलने वाली फ्रांस की क्रांति फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप को पूरे तरीके से बदल दिया था। इसने निरंकुश राजशाही और सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था। इसने निरंकुश राजशाही और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश राजशाही को, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म देता है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहता है। इसका प्रभाव पूरे यूरोप और शेष विश्व में क्रांतिकारी विचारों को प्रेरित करता है। फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण की यदि बात करें तो निरंकुश राजशाही। बुर्बो राजवंश के राजा लुई 16वां जो कि बुर्बो राजवंश का था, लुई 16वां जो कि बुर्बो राजवंश का था, एक निरंकुश शासक था। बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। वे दिव्य अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, यानी कि लुई 16वां का यह कहना था कि राजा के पास ईश्वर के द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां होती है, जिसका अर्थ था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और केवल ईश्वर के प्रति ही जवाबदेह है। निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। संसद की बैठक 172 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति थी और स्वायत्त शासन का अभाव था। फ्रांस में बुर्बो राजवंश के दौरान प्रशासकीय अक्षमता भी थी। प्रशासन अव्यवस्थित था, भ्रष्ट था और अक्षम था। न्याय प्रणाली भी दोषपूर्ण हुआ करती थी। इसके साथ साथ शाही फिजूल खर्ची भी था, जैसे ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंतोइनेट जो कि लुई 16वां की पत्नी थी, और शाही परिवार की अत्यधिक फिजूल खर्ची ने राजकोष को खाली कर दिया था। रानी का नारा था कि यदि उनके पास रोटी नहीं है, रानी का नारा था यदि उनके पास रोटी नहीं है तो उन्हें केक खाने को दिया जाए। मेरी एंतोइनेट जो कि लुई 16वें की रानी थी, उसका नारा था कि यदि उसके पास रोटी नहीं है तो उसे खाने के लिए केक दो। और ये शाही फिजूल खर्ची ही बुर्बो राजवंश के समय पूरे राजकोष को खाली कर देता है। यह एक विवादास्पद बयान है, लेकिन क्रांति के दौरान लोकप्रिय हो चुका था। इसके अलावा न्यायिक संगठन भी अच्छी नहीं थी। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थे। फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी जो कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का काम करती थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका संगठन न्यायालय के रूप में किया जाता था। यानी कि पालरमा जो था
वो फ्रांस का एक न्यायालय का रूप में काम करता था और पालरमा की संख्या 17 थी और राजा की निरंकुशता पर यह सवाल खड़ा करने का काम करता था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित हो गया था। फ्रांस की क्रांति के दौरान लोगों को 3 स्टेट में बांटा गया था। पहले स्टेट में पादरी वर्ग को रखा गया था, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग को और तीसरे स्टेट में आम जनता को। तो न्यायाधीश जो था वो कुलीन वर्ग यानी कि दूसरे स्टेट के लिए सुरक्षित हो गया था और ये वंश जो है ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। सामाजिक कारण भी थी फ्रांस की क्रांति की, जैसे फ्रांस समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था। फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था। प्रथम स्टेट जो है उसमें पादरी को रखा गया था। चर्च के सदस्य जैसे बिशप या पादरी आदि जिसकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। इन्हें जन्म से ही कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। प्रथम स्टेट या फिर पादरी वर्ग राज्य को कोई भी कर नहीं चुकाता था। इसके अलावा इसका काम किसानों से एक कर लेना था जिस कर का नाम था टाइथ। टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था और टाइथ एक प्रकार का उपज का भी कर था जिसका 1/10वां हिस्सा कर के रूप में पादरी वर्ग के लोग तीसरे वर्ग के लोग से वसूलते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग को रखा गया था या फिर जिसे हम सामंत या अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं या फिर शाही परिवार यानी कि अमीर घराने के व्यक्ति कह सकते हैं। कुलीन वर्ग की संख्या लगभग 80,000 थी। कुलीन वर्ग की संख्या लगभग 80,000 थी। परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। 80,000 परिवार, कुलीन वर्ग में 80,000 परिवार और 40 लाख व्यक्ति थे। कुलीन वर्ग में परिवार की संख्या 80,000 और व्यक्ति की संख्या 40 लाख थी। मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता थी। फ्रांस की क्रांति के दौरान सामाजिक असमानता से भी लोगों में असंतोष था, यानी कि लोगों को एक समान नज़र से नहीं देखा जाता था। कृषकों की स्थिति दयनीय थी, उन पर काफी भारी कर लिया जाता था, टाइथ नाम का कर। कृषकों को द्वितीय स्टेट या फिर सामंतवादी को जन्म से कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग द्वितीय स्टेट के लोगों के पास था। द्वितीय स्टेट के लोग राज्य को कोई भी कर नहीं चुकाते थे। द्वितीय स्टेट के लोग राज्य का कोई भी कर नहीं चुकाते थे। इन्हें सामंती विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे किसानों से कर वसूलना इनका काम था और बेगारी लेना इनका काम था। तृतीय स्टेट की बात करें तो तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग हुआ करते थे। इसमें समाज के अन्य लोग जैसे बड़े व्यापारी, व्यवसाय, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर इत्यादि शामिल थे। तृतीय स्टेट की लोगों की जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या का कुल 90% था। तृतीय स्टेट के लोगों की जनसंख्या फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% था। इनके पास कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें राज्य को सभी प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, जैसे पहले एक प्रकार का कर हुआ करता था जो प्रत्यक्ष भूमि कर था। पहले एक प्रकार का प्रत्यक्ष भूमि कर था। पहले एक प्रकार का प्रत्यक्ष भूमि कर था। पहले एक प्रकार का प्रत्यक्ष भूमि कर था। गैबेल एक प्रकार का नमक का कर था। गैबेल नमक का कर था।
तंबाकू और शराब पर कर था। टैले प्रत्यक्ष भूमि कर था। गैबेल नमक कर था। फार्मे तंबाकू और शराब पर कर था। कोरबी बेगारी का कर था, यानी कि बिना मजदूरी के काम। कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। फ्रांस में क्रांति के पहले, यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि 1789 के पहले कुलीन लोगों का काम लड़ना होता था, पुजारी का काम पूजा करना होता था और जनसाधारण यानी कि तृतीय स्टेट के लोगों का काम खर्चा जुटाना होता था। फ्रांस की क्रांति के कुछ आर्थिक कारण भी है, जैसे शाही फिजूल खर्च के कारण राजकोष का खाली हो जाना। फ्रांस ने लंबे समय तक युद्धों में भाग लिया था, जैसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध में भी फ्रांस ने भाग लिया था और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी फ्रांस ने अमेरिका को सहायता किया था, जिस कारण से फ्रांस भारी कर्ज में डूब चुका था। इसके अलावा असमान कर प्रणाली, भूमि कर, धार्मिक कर एवं अन्य सामंती कर का बोझ, बेरोजगारी की समस्या, गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात एवं सामंती आयात से व्यापारियों में असंतोष इत्यादि के कारण राजकोष बिल्कुल ही खाली हो चुका था। कर प्रणाली में असमानता की बात करें, तो सरकार पूंजीपतियों को लेकर कर वसूलने का ठेका दे देती थी। सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का काम देती थी। सरकार कर वसूलने का काम पूंजीपतियों को देती थी और इसे टैक्स फार्मर कहा जाता था, जो मनमानी तरीके से कर वसूलते थे। सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, जिसे टैक्स फार्मर कहा जाता था। टैक्स फार्मर मनमानी तरीके से कर वसूलने का काम करता था। बढ़ती महंगाई, जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्न, खास करके पाव रोटी की कीमतें बहुत बढ़ गई, जिससे गरीब लोगों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो चुका था। बौद्धिक या दार्शनिक प्रभाव, कई फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारकों ने जनता में स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा भी दिया था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण सैनिक का भी कारण बना, क्योंकि सैनिक को कम वेतन निर्धारित किया गया था। नियुक्ति में असमानता थी, सैनिकों की नियुक्ति में असमानता थी और सैनिकों को खराब भोजन दिया जाता था। वेतन का निर्धारण सही नहीं था, नियुक्ति में असमानता थी और खराब भोजन सैनिक को देना भी फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य रूप बना। जॉन लॉक, जो कि एक बहुत बड़े विचारवादी थे, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार आम जनता की रक्षा के लिए ही बनी है। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण की यदि बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। उनसे धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव इसलिए कहा गया क्योंकि तब लोगों से टाइथ नाम का एक धार्मिक कर लिया जाता था। कानूनों में एक रूपता का अभाव था, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून नहीं था। बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसको लेटर्स द कैच्ड कहा जाता था। बिना अभियोग के
यानी कि बिना उनको बताए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसे लेटर्स द कैच्ड कहा गया। लेटर्स द कैच्ड कहा गया। भाषण लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव था। भाषण लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव था। रूसो की यदि बात करें, रूसो की बात करें तो रूसो की एक पुस्तक थी जिसका नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने जनता की संप्रभुता का सिद्धांत दिया। रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने जनता की सब संप्रभुता का सिद्धांत दिया। रूसो का प्रसिद्ध नारा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वह जनतंत्र का समर्थक था। रूसो जो है जनतंत्र का समर्थक था। रूसो की पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रूसो की पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मॉन्टेस्क्यू की यदि बात करें, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की बात की। मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण की बात की, जिसमें उसने सरकार के 3 अंगों का सिद्धांत दिया: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें उसने सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वोल्टेयर की यदि बात करें, वोल्टेयर तो चर्च और राजशाही की निरंकुशता का विरोध किया। वोल्टेयर ने चर्च और राजशाही के निरंकुशता का विरोध किया और धार्मिक सहिष्णुता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। दिदरो के बृहत ज्ञानकोश के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। दिदरो के बृहत ज्ञानकोश में के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी के विचारों का प्रचार किया। फ्रांस में क्वेजन एवं तुर्ग जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। क्वेजनों और तुर्गों ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया। क्वेजनों और तुर्गों ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया। क्वेजनों और तुर्ग एक अर्थशास्त्री थे। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण। स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789, यानी कि जो तीनों स्टेट थे, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, उनकी बैठक होती है 5 मई 1789 को, जिसे स्टेट जनरल की बैठक कहा गया। स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 को होती है। वित्तीय संकट से निपटने के लिए लुईस 16वें ने स्टेट जनरल फ्रांसीसी संसद की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट के क्रमशः 300 प्रतिनिधियों ने एवं तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम स्टेट के 300, द्वितीय स्टेट के 300 और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया स्टेट जनरल की बैठक में, और स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, तो उस बैठक में मतदान प्रणाली को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले प्रत्येक स्टेट का एक वोट होता था, यानी कि स्टेट 1 हो, स्टेट 2 हो या फिर स्टेट 3 हो, एक व्यक्ति एक वोट दे सकता था, जिससे प्रथम और द्वितीय स्टेट मिलकर तृतीय स्टेट को आसानी से हरा सकते थे। तृतीय स्टेट ने एक व्यक्ति एक वोट की मांग की, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया था। तृतीय स्टेट के लोगों ने एक व्यक्ति एक वोट की मांग की, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया,
और ये भी एक मुख्य कारण बना था फ्रांस की क्रांति का। क्रांति के घटनाक्रम की बात करें तो उससे असंतोष होकर, यानी कि राजा ने जब उन तृतीय एस्टेट के लोगों के मांगों को खारिज कर दिया, तो तृतीय एस्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट में अपने एक मीटिंग को रखा और ये टेनिस कोर्ट की जो शपथ है 20 जून 1789 को होता है। तृतीय एस्टेट के लोगों ने नाराज होकर अपना एक भीड़ जुटाया जिसे टेनिस कोर्ट का शपथ कहा गया और ये 20 जून 1789 को हुआ। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक वे फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना देंगे। यानी कि फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने का जो शपथ है वो टेनिस कोर्ट में लिया जाता है, जिसे टेनिस कोर्ट का शपथ कहा जाता है। और ये घटना 20 जून 1789 को होती है और ये घटना तृतीय एस्टेट के लोगों द्वारा की जाती है। बास्तिल के किले का पतन। बास्तिल एक किला था फ्रांस का। बास्तिल के किले का पतन 14 जुलाई 1789। बास्तिल के किले का पतन 14 जुलाई 1789। निरंकुश शासन के प्रतीक बास्तिल किले की जेल पर पेरिस की गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। यानी कि पेरिस की जो भीड़ थी उसने उस किले पर, उस जेल पर हमला कर दिया और उस बास्तिल के किले को तोड़ दिया 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल का जेल की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। इस घटना को क्रांति की शुरुआत माना जाता है। यानी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बास्तिल के किले का पतन माना जाता है। इस दिन से फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बास्तिल के किले का पतन 14 जुलाई को हुआ था 1789 में और ये फ्रांस की क्रांति का आरंभिक डेट था, इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले का पतन हुआ था। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789। नेशनल असेंबली ने इस घोषणा को पारित किया। मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा को पारित नेशनल असेंबली ने किया, जो कि तृतीय एस्टेट का एक असेंबली हुआ करता था और ये घोषणा 27 अगस्त 1789 को होती है। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा होती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी और कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को होती है, नेशनल असेंबली के द्वारा की जाती है और इस घोषणा में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की घोषणा होती है। महिलाओं का वर्साय मार्च। महिलाओं का वर्साय मार्च जो कि अक्टूबर 1789 को होता है। हजारों गुस्साई महिलाओं ने पेरिस से वर्साय तक मार्च किया। मार्च यानी कि रैली किया और राजा तथा शाही परिवार को पेरिस वापस आने के लिए मजबूर किया। संवैधानिक राजतंत्र 1791। संवैधानिक राजतंत्र 1791। नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान बनाया। नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान बनाया जिसने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। अब राजा की शक्तियां सीमित हो गई थी। राजतंत्र का अंत हो चुका था, गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी 1792 तक। बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और राजा के देशद्रोह के प्रयासों के कारण राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्टेट बन चुका था। लुई 16वें को फांसी दे दी गई जनवरी 1793 में।
लुई 16वें को जनवरी 1793 में फांसी दे दी गई। राजा लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ाकर एक प्रकार की फांसी होती है, गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया गिलोटिन पर। लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दिया गया। इसके बाद आता है आतंक का राज, मैक्समिलियन रॉबस्पियर। आतंक का राज 1793 से 1794 तक, यानी कि जब लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है तब आतंक का राज स्थापित होता है। मैक्समिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब ने एक कठोर शासन स्थापित किया। जैकोबिन क्लब मैक्समिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में एक कठोर शासन स्थापित करता है। विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। अंततः रॉबस्पियर को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। आतंक का राज 1793 से 1794 तक चलता है। जैकोबिन क्लब उसका मुख्य किरदार निभाता है आतंक के राज का, और जिसका नेतृत्व करता मैक्समिलियन रॉबस्पियर होता है। अंत में रॉबस्पियर को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। डायरेक्टरी शासन 1795 से 1799 डायरेक्टरी शासन 1795 से 1799 एक 5 सदस्यीय कार्यकारी निकाय डायरेक्टरी ने शासन संभाला। यह अस्थिर और भ्रष्ट साबित हुआ। डायरेक्टरी के शासन के अंत के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799। नेपोलियन बोनापार्ट ने सैन्य तख्तापलट कर डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया और फ्रांस का शासक बन गया 1799 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक 1799 में बन जाता है और उसने क्रांति के कई आदर्शों को बरकरार रखा, लेकिन स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1799 ईस्वी को बन। क्रांति के परिणाम और अभाव। निरंकुश राजशाही का अंत हो जाता है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासक समाप्त हो जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन होता है। इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। दास मुक्ति कानून 1794 कन्वेंशन द्वारा पारित होता है। दास मुक्ति कानून 1794 में कन्वेंशन द्वारा पारित होता है। दास मुक्ति कानून 1794 में कन्वेंशन द्वारा पारित होता है। आगे चलकर इसे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। दास मुक्ति कानून को नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू होता है। फ्रांस में नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू होता है। फ्रांस में नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू होता है, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा जाता है और उनका नाम ब्रूमेयर या फिर थर्मिडार आदि रखा गया। फ्रांस की क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्ष की स्थापना होती है। पुरातन व्यवस्था का अंत होता है। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है। व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति होती है। समाजवाद का प्रारंभ होता है। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हो जाती है। महिला आंदोलन की यदि बात करें तो फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी समाज में बदलाव लाना था। महिलाओं ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संगठन बनाया था, जिसमें ओलंप दे गुज एक महत्वपूर्ण नेता थे। ओलंप दे गुज महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण नेता थे। ओलंप दे गुज महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण नेता थी। महिलाओं ने उनके नेतृत्व में पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की और 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को फ्रांस में मताधिकार प्राप्त होता है 1946 में। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होता है 1946 में। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति के दौरान भी अन्य देशों में क्रांति का प्रभाव पड़ता है।
जैसे इटली और जर्मनी पर। क्रांति के बाद नेपोलियन ने इटली के छोटे-छोटे राज्यों को एकजुट कर एकीकरण की शुरुआत की। जर्मनी भी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से प्रभावित हुआ, जिसने आगे चलकर उसके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। पोलैंड और इंग्लैंड भी जो है उस क्रांति से प्रभावित होता है। नेपोलियन और पोलैंड वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा जगाई, जो उस समय रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच बटा हुआ था। इसके अलावा इंग्लैंड भी उस क्रांति से प्रभावित होता है। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से इंग्लैंड में भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठी, जिसके परिणामस्वरूप 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ और जमींदारों की शक्ति कम हुई। इंग्लैंड में 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इंग्लैंड में 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ और जमींदारों की शक्ति कम हुई। इसी के साथ हमारा फ्रांस की क्रांति हो जाता है समाप्त।